सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के 20 बेहतरीन सवाल जो एसएससी जीडी में पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं उनको अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो इसी सीरीज को कंटिन्यू रखिए और इसको करते रहिए। और मैंने जो सवाल कराए हैं वो सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे पेपर्स को एनालिसिस करके वो सारे सवाल निकाले थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शिफ्ट शिफ्ट में क्या हो रहा था कि एक ही जैसा सवाल दिख रहा था। अब वो सारे सवालों को मैं एक जगह कंपाइल करके ही एक सीरीज बनाया हूँ। और इस सीरीज में सिर्फ वही सवाल हैं जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज बनाया था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज देखकर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो सीरीज को कंप्लीट करिए, 15 दिन का सीरीज है। तो आज हम लोग 9वीं क्लास में आ गए हैं। ये हम लोग का 9th क्लास है, जिसमें हम लोग मैथ्स के 20 बेहतरीन सवाल अगेन करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए आप लोग। और हमेशा एक बात याद रखिए कि एग्ज़ाम में वही जीतेगा जो प्रैक्टिस में पसीना बहाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा। इस सवाल को पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग करिए, फिर मैं बताता हूँ। सवाल कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कॉस्ट सी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ये। यही मतलब हुआ ना। अब कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज 87880। ठीक है। अब ये जो डायमंड, एक पूरा का पूरा डायमंड है जो जैसे बनता है डायमंड, इसका अभी जो कॉस्ट है वो है 87880। ठीक है। अब इसको दो भाग में तोड़ दिया जाता है। और वेट किस किस भाग में टूटता है? मान लो कि अगर अभी 13 यूनिट इसका वेट है, ठीक है, तो अब ये टूट गया 5 और 8 यूनिट में। दिक्कत है, ये वेट की बात हो रही है। कह रहा है कि लॉस कितना इनकर होगा अब टूटने की वजह से। तो देखो, जब वेट वेट 13 था तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 169। ठीक है। अब वेट कितना हो जाएगा? W1 प्लस W2, यानी कि 5 + 8, ये ना हो गया है। उसके हिसाब से सी कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2। और C1 कितना आ जाएगा? इसका स्क्वायर, वेट का स्क्वायर चल रहा है ना। ये 25 और ये 64, कितना हो गया? 5 4 9 6 2 8, 89 हो गया। कॉस्ट 169 से 89 हो गया है। पूछ क्या रहा है? परसेंटेज पूछा है? नहीं, वैल्यू पूछा है। लॉस कितना होगा? तो देखो, 169 का जो वैल्यू है वो दिया है 87880। लॉस कितना हुआ? घटा दो। 9 में से 9 गया 0, 16 में से 8 गया 8, 80। 80 का लॉस हुआ। तो 169 दिया है, हमें 80 चाहिए। 80 की तो लॉस है, ये हो जाएगा 80 से गुना हो जाएगा। अब 169 तो 13 से डेफिनेटली कट रहा होगा, तभी दिया है ये नंबर। 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 6 = 78, जीरो। एक बार और कटेगा। 13 × 5 = 65, 13 × 2 = 26, जीरो। ठीक है। यानी 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 41,600। ये हो गया लॉस। इस वक्त अगर वो ये भी पूछता कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कॉस्ट कितना है, तो 89 निकाल लेते हैं। प्रीवियस वैल्यू ऑफ द कॉस्ट पता है 169 है, लॉस कितना हुआ? 80 यूनिट का। वो 80 यूनिट का वैल्यू 41,600 निकाल लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बहुत ईजी सवाल था। अच्छे से लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज को समझ के करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हालांकि बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा। मैं इसको डबल स्टार में डाल रहा हूँ। एक बार लास्ट में फिर से बता दूं, स्टार का मतलब है गुड क्वेश्चन, और डबल स्टार का मतलब है वेरी गुड क्वेश्चन। इसका मतलब है कि ये अबव एवरेज वालों के लिए है। और कहीं में अगर ट्रिपल स्टार डाल दिया तो मान के चलो कि ये सिर्फ ओनली फॉर टॉपर्स। ठीक है। ये डबल स्टार सवाल है, यानी ये है अबव एवरेज वाले बच्चों के लिए। सवाल क्या है? 2/1 × 3 प्लस 2/3 × 5 प्लस 2/5 × 7 प्लस, अब तो ये जा रहा है 2/45 × 47। ठीक है। कैसे बनेगा? सबसे पहले जो बेसिक है वो यही है कि टू तो कॉमन लेंगे हम लोग। ठीक है। बचेगा क्या? 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5
प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/45 × 47। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 2 का है। क्या हम ऊपर में 3 - 1 1 × 3 लिख सकते हैं? इस 2 को ना अब हम अंदर कर देते हैं, ठीक है? इसको कॉमन लेने का कोई मतलब नहीं था, इसको अंदर कर दो। तो तुम्हारा ऑलरेडी 2 का गैप आ रहा है ना, तो ऑलरेडी वो पकड़ लेगा, ठीक है? मुझे लगा 1 का गैप है, एक्चुअली 2 का गैप है। तो इसको अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक बार और मैं कर देता हूँ, चलो। ये ऐसे था। सवाल को वापस सवाल पे आ जाते हैं। 1 × 3 प्लस 2/3 × 5 प्लस, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अच्छे से एकदम एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 को क्या लिख सकते हैं? 3 - 1/1 × 3 प्लस 5 - 3। क्यों मैं लिख रहा हूँ? क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? बढ़ते बढ़ते 47 - 45 / 45 × 47। मैंने ये क्यों लिखा है अब मैं बताता हूँ, सेम रिमाइंडर के लिए क्यों लिखा है। अब तुम इसको तोड़ दो। ये 3 डिवाइडेड बाई 1 × 3 होगा ना, तो 3 कट के 1 बच जाएगा। 1 माइनस यहाँ 1/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1/3 बचेगा। 5 को तोड़ रहे हैं, 5 को उतार रहे हैं नीचे, तो माइनस 1/5 प्लस, ऐसे ही चलते जाएगा। और यहाँ क्या आएगा? प्लस 1/45 माइनस 1/47। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक और लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है? 2/5 × 7, ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो। यहाँ फिर हम लोग लिख लिए 7 - 5 / 5 × 7 तो लिख लेंगे 7 कर दिए तो 1/5 माइनस 1/7, इस तरह से चलेगा, ठीक है? प्लस, अब ध्यान से देखो तो 1/3 और 1/3 कट रहा है, 1/5 कट रहा है। इस तरह से कटते 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 पता है कहाँ जाके कटेगा? कहाँ तक कटेगा? 45 भी कट जाएगा। कैसे? क्योंकि इसके ठीक पीछे वाला टर्म क्या था? इसके ठीक पीछे वाला टर्म होगा 2/43 × 45 होगा। यहाँ से 2 को हम लोग क्या करेंगे, मैं बस लिख समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसका कोई काम है नहीं वैसे। 45 - 43, जब हम इसको तोड़ेंगे तो 1/43 माइनस 1/45 आ जाएगा। और आगे में देखो, प्लस 1/45 दिया है और माइनस 1/47 दिया है, यानी कि 45 45 कट गया, 43 तो ऑलरेडी कट चुका होगा, बचेगा क्या? 1/47। यानी एक्चुअली में सब कट जाएगा और बचेगा 1 माइनस 1/47। आंसर कितना हो गया? 46/47। कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो था मेथड 1। अब मेथड 2 के लिए हमें एक स्लाइड लेना होगा, तो एक नया स्लाइड ले लेते हैं जिसमें हम मेथड 2 बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है इस टाइप का सवाल। मेथड 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, मेथड नंबर 2, ठीक है? मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि 2/1 × 3 था, प्लस 2/3 × 5 था, इस तरह से चलते 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 2/45 × 47 था, ठीक है? तो दिक्कत, क्या करो कि 2 कॉमन ले लो। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 2 कॉमन हो गया। अब जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि 1/डिफरेंस 1/1 माइनस 1/फर्स्ट, फर्स्ट। तो समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। अब मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब। 2/1 बाई डिफरेंस क्या हो जाएगा? इन दोनों के बीच जो डिफरेंस चल रहा है, क्या चल रहा है? 2 का चल रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 से शुरू हो रहा है, 47 तक जा रहा है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 1/1। और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? 1/47। खत्म। ऊपर का कोफिशिएंट 1 रखना है, ठीक है? इसको 1 रखना है, ये ध्यान रखना। चलिए मैंने 2 बाहर लिया है, ये 2 कट जाएगा, बस कितना गया? 46/47। खत्म। समझ रहे हो? कोई और एग्जाम्पल ले लें? चलो इसको अच्छे से समझा देते हैं। 1/3 इंटू, ये एसएससी में बहुत बार पूछा गया, सीजीएल में तो काफ़ी बार सीरीज आता है और एक्स्ट्रा पे काफ़ी सवाल आए हुए हैं।
तो इन सारे सवालों को करने के लिए अगर हम मान लो 1/899,903 लिख दें, क्या करेंगे? 1/डिफरेंस, डिफरेंस हो जाएगा 4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 चल रहा है। फर्स्ट टर्म है 1/3 और लास्ट टर्म है 1/903। बस खत्म, आंसर खत्म, आ गया आंसर। अब कर लो, गुना भाग तो तुम लोग को करने आता ही है। ये 301 हो गया, -1/903। कोई दिक्कत? तो 300/4 हो जाएगा, 300/4 कितना हो जाएगा सर? 903, आंसर हो गया। अभी तक तो ये 2 टर्म वाला था, बोनस जो मैं दूंगा। अगर सवाल 3 टर्म में आ जाए तो कैसे इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं? जैसे 1/4 × 7 दिया है, प्लस 1/4 × 7 × 10 दिया है, प्लस बढ़ते 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 चला गया, मान लो 1/13 ले लेते हैं, 16 × 19। अब इसमें कैसे लगाएंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है कि 1/डिफरेंस 1 माइनस फर्स्ट 2 टर्म्स माइनस 1/लास्ट 2 टर्म्स। खत्म। डिफरेंस कितना है? किसमें डिफरेंस निकालना है? सबसे बड़े और सबसे छोटे में, ये 6 का डिफरेंस है। फर्स्ट 2 टर्म क्या है? 1 और 4 है, और लास्ट 2 टर्म क्या है? 16 और 19 है। खत्म, आंसर। सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस तरह सॉल्व करते हैं तो ये सवाल इजीली हो जाता है। तो ये तरीका याद रखो, आगे चलते हैं। सब काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने सीखा था अपने तैयारी के टाइम, सब याद रखो। आगे चलते हैं। सवाल है द एल इनकम इज, ठीक है, एल है और एक एम भी है। एल का जो इनकम है 125% है एम के इनकम का। 125% का मतलब क्या होता है? 25% ज़्यादा है, इसका 4 है तो इसका 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। एल का जो एक्सपेंडिचर है 120% ऑफ एम का एक्सपेंडिचर, यहाँ तक कोई दिक्कत? कह रहा है कि अगर एल का जो इनकम है ये 180% है एम के एक्सपेंडिचर का, इसका 180% ये है, देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स? तो 180 बना देते हैं ना, देखो अभी तो दोनों इक्वल है, तो इसको, इसका 180% बनाने के लिए क्या करना होगा? 1.8 से गुना करना होगा। 1.8 समझ रहे हो? अगर ये 1 है तो 1.8 होगा ना, अगर ये 10 है तो 18 होगा। तो 1.8 से गुना कर देंगे तो देखो क्या होगा, ऊपर नीचे तो 1 ही रह जाएगा। अब नया इनकम जो बन के आया वो आएगा, एल एम इनकम जो बन के आएगा वो आएगा 5 × 1.8, ये हो जाएगा 9, और ये हो गया 7.2। दिक्कत? ये इनकम आ गया। और एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 1 से गुना था, 6 5, अब देखो तो 5 से 9 हो गया, 180% हो गया। सेविंग कितना हो जाएगा? बस यही मैच करना था। अब सेविंग निकाल लो, 9 में 6 हो गया 3, 7 में 5 2 2.2। पूछा क्या है? व्हाट इज इफेक्टिव रेशियो ऑफ एल का सेविंग 3 है, बाई एम का सेविंग 2.2 है, तो 22 करके ऊपर कर दो, 15/11। ठीक है, जैसे सवाल कह रहा है वैसे कर दो, कुछ नहीं करना था, 20 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। और यही 10-20 सेकंड से सिलेक्शन हो जाएगा, लोग सिलेक्शन लेके चले जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं सोचना है। कह रहा है कि सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट सर्टेन स्पीड, अगर डबल ऑफ दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इज 6 टाइम्स द टाइम, फाइंड द रेशियो ऑफ द टू स्पीड्स। ठीक है, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया? मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस था, जिसको वी वेलोसिटी से अगर चलते हैं तो टी टाइम लगता है, यहाँ तक कोई दिक्कत? वी डैश कर दो। अब कह रहा है कि डबल दिस डिस्टेंस, अगर इसका डबल डिस्टेंस है 6 टाइम्स द टाइम, तो वी डैश हो जाता है, मान लो नया वेलोसिटी 6t लगेगा, ये बोल रहा है। तो कह रहा है कि वी डैश बाई वी डबल डैश पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? वी डैश कितना हो जाएगा? d/t, और वी डबल डैश 2d/60, टी टी डी डी सब कटने वाला है, 3:1 बच जाएगा। कुछ भी मैंने दिमाग लगाया, जो कहा मैंने कर दिया। वो बोल रहा है कि डी डिस्टेंस को वी वेलोसिटी से टी टाइम लग रहा है, अगर डबल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 60 टाइम लग रहा है एक नए वेलोसिटी से, इन दोनों वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो बस जो पूछा है वो कर दिए, कहानी खत्म। अब लोग इसमें दिमाग लगाने लगेंगे, पता नहीं क्या दिमाग इसमें लगाएंगे, कोई मेरे को समझ में नहीं आता, मैं तो नहीं लगाऊंगा। ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, 10 में खरीद के 9 में बेच दिया। अगर वो 30% कम में खरीदा होता, -30%, तो खरीदा कितना में होता? 7 में। और बेचा होता कितना पे? पता नहीं, 20 रुपये ज़्यादा पे,
तो उसको प्रॉफिट मिलता है 40% का, यानी साथ में खरीद के 40% का प्रॉफिट चाहिए, 7 चौके 28, यानी कि 9.8 में बेचा होगा, 40% प्रॉफिट है, यानी कि कितना एक्स्ट्रा में बेचा, जितना मैं बेचा था उससे 20 रुपये ज़्यादा में, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो 20 रुपये के बराबर होगा। तो सीपी पूछा है, सीपी कितना था, 10 था, खत्म। 20/0.8 × 10, ये हटाओगे एक और जीरो, 2000/8 कितना हो जाएगा, 250। आंसर तो है ही, फिर क्या है, मुझे लगा 500 आ रहा है। 2000/8 250 होता है भाई, 250 × 8 2000। क्या किया मैंने, पहले 10 लिया था, ये था तुम्हारा सीपी था, ये एसपी हो गया। तो कोई दिक्कत, कह रहा है कि अगर वो 30% कम में खरीदा होता और जितना में बेचा है उसकी 20 में ज़्यादा में बेचता, तो उसको 40% का प्रॉफिट हो जाता, तो 40% तो अब इस पे निकलेगा ना। अब नया सीपी तो ये हो गया, इस पे 40% निकला 9.8, यानी 9.8 में बेचा होता। अब वो बोल रहा है कि 20 रुपये ज़्यादा था पुराने वाले से, तो 0.8 ही तो 20 के बराबर है। सीपी 10 था पहले, एक्चुअली ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछना चाहिए था। 10 का वैल्यू आ जाएगा 250। नेक्स्ट, चलो भाई इस सवाल को करो, ये सवाल डबल स्टार है। हालांकि इसको करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत लोग बहुत तरीके से करते हैं। पहले हम लोग मेथड 1 देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 120 हेन है पोल्ट्री में, एडिशन ऑफ 140 और आ गई, एक्सपेंस जो है पोल्ट्री का 4500 4050 बढ़ गया, और जबकि एवरेज जो था घट के 3 हो गया, नहीं 3 से घट गया। ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना था, तो 120 का मान लो एवरेज एक्स है, अब 140 और जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 260, तो 20 + 140 260। अब इनका एवरेज कह रहा है कि वो x-3 हो गया। तो अगर एक का एवरेज एक्सपेंडिचर एक्सपेंस जो खर्च हो रहा है मुर्गी पे एक्स है, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा 120x, और यहाँ 260 x-3, ये एक्सपेंस आया टोटल। अब कह रहा है कि जो एक्सपेंस ऑफ द पोल्ट्री है वो 4500 से इंक्रीज हो गया, तो बस सवाल खत्म हो गया। ये जो अभी नया एक्सपेंस आया और पुराने एक्सपेंस आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो 4050 दिया है। समझ में कोई दिक्कत हुई नहीं। 140x माइनस 6×780 4050, यहाँ से एक्स निकाल लो, कितना आ जाएगा, 8×5 = 13, 4830/140, नहीं कट रहा है क्या ये, 7 से काटो, 7×6 = 42, 7×9 34.5 एवरेज हो गया एक का। व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, ये 34.5 × 120, ये तो होगा, कितना हो गया 345 में 12 से गुना कर दो, 12×60 के से 12×4 = 48, 54×4 = 12×3 = 4140। ये तो एकदम बेसिक से हो गया और इमिडिएटली बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैंने डबल स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि इसको हम लोग ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब है एक स्टेटमेंट लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो बोलेंगे मेथड 2, क्योंकि खुद अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना है। 120 मुर्गी का जो एवरेज था कितना था भाई, X था, तो दिक्कत है। और 260 मुर्गी का जो एवरेज एक्सपेंस हो गया वो हो गया x-3, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ड्रॉप कितना हुआ इन एवरेज, 3 रुपये हुआ, समझ रहे हो। तो अगर जब ड्रॉप एवरेज में होता है, तो जो एक्सपेंस एक्सपेंस होगा उसमें कितना ड्रॉप आएगा, ये समझो, समझ रहे हो, एक्सपेंस डिक्रीज होगा ना, जितना अभी एक्सपेंस हो रहा था एक्स के हिसाब से, और जब x-3 के हिसाब से होगा वो तो कम होगा कंपेरेटिवली इसके, कितना कम होता, 260 × 3, समझ में आ रहा है। 3 रुपया घट गया है पूरे के पूरे 260 पे, जो चेंज आया होगा वो कितना आया होगा, यही तो आया होगा 780।
₹780 एक्सपेंस घट जाना चाहिए। ओवरऑल जो 260 का x के हिसाब से जो जो एक्सपेंस आएगा और जो x-3 के हिसाब से एक्सपेंस आया है, उसमें 780 का गैप आना चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ऐसे समझ में आ रहा है? 120 का जो एक्सपेंस है वो x है, 260 का जो एक्सपेंस है वो x-3 है। तो जो अगर अगर ये 260 का एक्सपेंस x पे होता, अगर एवरेज नहीं घटा होता, समझ रहे हो, x पे, तो 780 एक्स्ट्रा होता ना एक्सपेंस। अभी जो कि 3 कम हो गया एवरेज में, इसलिए ओवरऑल एक्सपेंस में 780 घट जाएगा। ये समझ रहे हो? मान के चलो अगर 260 पे x होता तो एक्सपेंस कितना बढ़ जाता? 780 तो बढ़ता, जो घट गया अब, क्योंकि 3 यहाँ कम हो गया, इसलिए 260 में जब 3 कम हुआ तो 260 इंटू 3 780 कम हो गया। तो जो एक्चुअल एवरेज आता वो कितना आता? ओवरऑल जो सॉरी एक्चुअल एक्सपेंस जो आता वो कितना आता? क्या कह रहा है कि 2060 के आने से टोटल एक्सपेंस में 4050 का बढ़ोतरी हो जाता है। तो 4050 का तो बढ़ोतरी हो ही जाता, और अगर एक्स एवरेज रखे होते तो 780 और ऐड हो जाता है इसमें, यानी 48 कितना आएगा, 30 आता। और ये एक्सपेंस किसकी वजह से आया है? मैं एक्स ही लेके चल रहा हूँ, x-3 मैंने नहीं किया है। अगर मैं 120 मुर्गियों का एक्स था, फिर उसमें 260 मुर्गी, टोटल मिलकर 140 मुर्गी और आ गई, और एक्स ही रह जाता, तो जो एक्सपेंस आता वो किसकी वजह से आता? 140 की वजह से जो नया एक्सपेंस एक्सपेंस बढ़ा है, आया नहीं है, ये टोटल एक्सपेंस नहीं है, इंक्रीज बता रहा है। तो ये इंक्रीज किसकी वजह से है? उन 140 मुर्गियों की वजह से ही तो है। ये समझ में आ रहा है? तो एवरेज कितना आ जाएगा? कोई दिक्कत? समझ में आया? मैंने क्या किया कि एक्स को उठाया ही नहीं, मतलब यहाँ पे 3 को घटाया ही नहीं। अगर 3 घट रहा है इसलिए एक्सपेंस में कमी आएगा, ये तो समझ में आ रहा है ना? डेविएशन तो जानते हो तुम लोग ना, यहाँ से -3 हो गया, और बर कितना रहा, 140, समझ रहे हो ना? तो टोटल में 260 इंटू 3 4 780 का एक्सपेंस घटना चाहिए, और एक्सपेंस बढ़ा कितना है, 4050। अब अगर हम मान लें कि एक्स ही होता 260 का भी, तो जो एक्सपेंस आया है, यानी जो बढ़ा है 4050, उसमें 780 और बढ़ जाता, यानी एक्सपेंस जो बढ़ता वो 4830 होता, अगर एक्स एवरेज पर ही 140 मुर्गा और आ गया होता तो। अब समझ में आया? तो ये 140 जो आया है, यही तो इस एक्सपेंस को बढ़ाने का कारण है। तो एवरेज सीधा आ जाएगा एक मुर्गी का, क्योंकि मैंने एक्स कर दिया ना, सबको एक्स में ले आया। मैं 120 मुर्गी को भी एक्स में रखा, और जो बाद में 140 मुर्गी आ रहे हैं उसको भी एक्स पे रख के देख रहा हूँ कि क्या होगा। एक्स पे रखूंगा तो 780 बढ़ जाएगा, 780 एक्स्ट्रा हो गया, 780 एक्स्ट्रा हो गया, और पहले से 4050 का एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था, यानी कि इस 780 को भी इसमें ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो एक्सपेंस बढ़ेगा वो 4830 होगा, ड्यू टू ये 140 की वजह से। तो एवरेज कितना होगा, दोनों का एक्स ही था, तो 140 में डिवाइड करोगे तो 34.5 आ जाएगा, यहाँ से एवरेज निकल गया, कहानी खत्म। अब इसको एक और तरीके से बनाते हैं। एक्चुअली मैं ऐसे ही बनाता हूँ, अब जो बता रहा हूँ, 120 का एक्स है, 260 का x-3 है। हम लोग क्या करते हैं, टोटल सम निकाल लेते हैं, जो टोटल सम आएगा ना, चेंज, वो निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलता है? डिफरेंस कितना है, -3, एक से घट रहा है ना, तो -3 हो गया, तो ये +140। टोटल सम जो आता है वो आता है, इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो। बहुत ही आसान तरीका है। कितना आएगा, 140 x-3 -360। और ये जो टोटल सम में जो चेंज आया वो कितना है, ये तो है, कितना चेंज हुआ, इंक्रीज लिख तो रहा है 4050, 140 या 420 और 360, 780, फिर 780 जुड़ गया, 140 एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा वो 4050 प्लस 780, फिर यहाँ से एक्स निकल जाएगा 34.5। समझ रहे हो मैंने क्या किया? देखो, सबसे पहला मेथड उनके लिए है जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है,
मैथ्स एकदम बेसिक से जानते हैं, एक्सपेंस पता है, एवरेज पता है, बस इससे अलावा और कुछ नहीं जानते वो लोग। उनके लिए बेस्ट मेथड है, आराम से इसे बनाओ और एग्जाम में जल्दी बन भी जाता है। मैंने सामने बनाया है, मैंने कुछ आसमानी कैलकुलेशन तो किया नहीं है, सामने गुना कर रहा हूँ भाई 7 से, तुम लोग भी कर सकते हो। तो यहाँ से बना लो, ज़्यादा मत दिमाग लगाओ। जो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हैं, जो थोड़ा सा वर्ड्स को, लैंग्वेज को घुमा सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके लिए ये है। ये जनरली एग्जाम में नहीं वो रहता है, क्योंकि एग्जाम में क्यों इतना दिमाग घुमा के लगाना है। तुम सीधा मेथड 3 लगाओ, सबसे आसान है कि जो टोटल सम में जो चेंज आएगा, मतलब 120 का एक्स था, 260 का एक्स में 3 का, तो टोटल चेंज जो आया हुआ है, टोटल जो वैल्यू आएगा सम का चेंज, सम सम पे काम करते हैं हम लोग। सम क्या होगा इसका? सम होगा 120 एक्स टोटल। उसी तरह से जब तुम ये जो कैलकुलेशन मैंने किया ना, ये निकालोगे ना, ये पूरा जो वैल्यू आया ना, ये एक्चुअली टोटल सम में जो चेंज आया है उसका वैल्यू है। और वो कितना चेंज आया, कितना बढ़ गया? 4050, वही चेंज है। ठीक है, यहाँ से एक्स निकालो, आंसर आ गया। अब उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी बढ़िया लगा होगा तुम लोगों को। इस तरह से हम लोग सॉल्व सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन की पोस्टमार्टम करके रख देंगे। अभी तो मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। मुझे पता है कि अभी कुछ लोगों को डाउट रह गया होगा कुछ पार्ट में, बट ठीक है, वो हम लोग कवर करेंगे। अभी तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ ये सीरीज। अब मैं लेक्चर्स लाऊंगा, उस समय मैं पढ़ाऊंगा। बस कमेंट कर देना तुम लोग की क्या दिक्कत हो रहा है तुम लोग को। सवाल कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड का जो एवरेज नंबर है वो कितना है? 54। एक्स कह रहा है एक्स इज 10 मोर देन द एवरेज ऑफ वाई एंड जेड, यानी कि वाई और जेड का जो एवरेज है उससे 10 ज़्यादा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और वाई जो है 12 मोर देन द एवरेज ऑफ वाई एंड जेड, अच्छा वाई और जेड का ही से 12 ज़्यादा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड जेड? इसका मतलब वो पूछ रहा है कि, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि एक्स माइनस जेड या जेड माइनस एक्स, जो पॉजिटिव आ जाए वो। ठीक है, डिफरेंस निकालना है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाना है। तो सिर्फ एक्स और जेड का डिफरेंस पूछ रहा है, एक्स और जेड का वैल्यू नहीं पूछा है। तो क्या करना होगा? ऐसे सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखना होता है कि वो एक्स और जेड का वैल्यू क्यों नहीं पूछ रहा है। हो सकता है कि एक्स और जेड का वैल्यू निकालना काफ़ी टफ हो, और होगा, देख के भी लग रहा है काफ़ी टफ है। तीनों इक्वेशन सॉल्व करना होगा, ये वाला, ये वाला और ये वाले, तीनों सॉल्व करने पर ही एक्स और जेड का वैल्यू आएगा। तो वो वैल्यू नहीं पूछ रहा है, एक्स और जेड के बीच डिफरेंस पूछ रहा है, यानी वाई का कोई काम नहीं है। तो इस इक्वेशन में वाई का जो वैल्यू है वो यहाँ से उठा के अगर हम रख दें तो काम नहीं बन जाएगा। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस 24। यहाँ तक कोई दिक्कत? एलसीएम ले लिया मैंने, y का वैल्यू आ जाएगा z प्लस 24। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर हम इस z प्लस 24 को उठा के इसमें डाल दें, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू z प्लस 24 बाई 2 प्लस 10। ये हो गया 2z प्लस 24 बाई 2 प्लस 10, x का वैल्यू। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो z प्लस 12 बच जाएगा, तो नीचे से कट जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस 10। तो x माइनस जेड कितना आ गया? 22। समझ में आ रहा है? कभी कभी सवाल ऐसा होता है, ये सवाल अच्छा था, सिंगल स्टार। कभी कभी सवाल ऐसा होता है कि जिसमें ज़रूरी नहीं होता है कि हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना ही पड़े। इजीली कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि सवाल क्या पूछा है, एक्स और जेड के बीच रिलेशन पूछा है, यानी कहीं ना कहीं दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और जेड के बीच रिलेशन आ रहा होगा। इसीलिए उसने ये पूछा, वो उसने एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने को कहा ही नहीं है। ठीक है, अगर सवाल पूछ देता कि 3x + 2y माइनस जेड बाई 5, ऐसा कुछ पूछ देता तो शायद चांसेस रहते हैं कि तुम्हें पूरा सॉल्व करके वाई जेड एक्स निकालना ही पड़ेगा। बट सवाल एक्स जेड के बीच था, वाई था नहीं। हम लोगों ने वाई यहाँ से निकाला और इसमें पुट कर दिया। जैसे इसमें पुट करोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही सेट होता है। ठीक है, चलो, समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट करना, कमेंट करके बस पूछना। पूछने से घबराओ नहीं, अभी पूछोगे तो हो सकता है तुम्हारी डाउट क्लियर हो जाए और शायद एग्जाम में तुम्हें इसका बेनिफिट भी मिल जाए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। सवाल कह रहा है कि आफ्टर वर्किंग फॉर 8 डेज राखी फाइंड दैट ओनली 10% ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड, यानी राखी जो है 10% वर्क करती है 8 दिन में। ठीक है, तो 100% वर्क करेगी, एकदम मुझेवानी करना है 80 दिन में। तो राखी तो 80 दिन में काम खत्म कर देगी। अब क्या बोल रही है? शी एम्प्लॉयज शील
फील नहीं होगा, टी होगा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है, ये एल हटाओ। दी एम्प्लॉयज पूनम वो इज 20% मोर एफिशिएंट दैन राखी, ठीक है। तो राखी इज टू पूनम में अगर हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालें तो पूनम 6 हो जाएगी, राखी 5 हो जाएगी, और टाइम लग रहा है 180 दिन, तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो गया 180 इंटू 5। तो दिक्कत यहाँ तक, ये होगा ना वर्क, एफिशिएंसी निकाल लिए, टाइम निकाल लिए, तो वर्क वर्क मान लेते हैं, लेट लेट क्या मतलब वर्क यही होगा, इसके अकॉर्डिंग वर्क यही होगा। अब सी एम्प्लॉयज पूनम हुई 90% मोर एफिशिएंट दैन राखी, हाउ मेनी मोर डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, वर्क कितना बच गया, 10% काम खत्म हो गया, तो इसका कितना परसेंट बच गया, 90%, 9/10। और अब दोनों साथ में आ गई, 11, 6 और 5, ये तो टाइम होगा, तो दिक्कत कैसे निकलेगा, ये एक 18 काट दो, 18×5 = 90, 90 × 9, 11×7 = 77, 4 0 × 8 = 33, गड़बड़ हो रहा है, 80 होगा ना भाई, 80 दिन में काम खत्म करिए, 180 क्यों लिख दिए, यहाँ 80 होगा, ये कट गया, 8×5 = 40, 40 × 9, 360/11, ठीक है। कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल सवाल था, एफिशिएंसी पे काम करेंगे एकदम, हमेशा ध्यान रखो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम एंड वर्क के सवाल में। राहुल मेक्स 4 ट्रिप्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस, 4 ट्रिप, अच्छा, सबका डिस्टेंस इक्वल था, पहले ट्रिप में 400, एंड इन ईच सब्सिक्वेंट स्पीड हिज स्पीड वाज हाफ ऑफ द प्रीवियस ट्रिप, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। मान लो कि 4 ट्रिप हो जाएगा, डी 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 डी, डिस्टेंस डिस्टेंस तो सेम है ना, पहले में 400, दूसरे में 200, तीसरे में 100, और फिर 50, कोई दिक्कत। वेलोसिटी एवरेज पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4D, टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम D/400 प्लस D/200 प्लस D/100 प्लस D/50। वो नहीं लग रहा है कि सारा डी कट गया, एक्चुअली में लिखना सिर्फ यही था, 1/400 प्लस 1/200 प्लस 1/100 1/50। कैसे सॉल्व करते हैं इस सवाल को, कुछ नहीं करना है, सब कैल्सियम ले लो, 400 है, 400 है, 400 से इसमें गुना कर दो, 400 से ऊपर में गुना कर दो, खत्म बात। जैसे 400 से गुना करोगे यहाँ आ जाएगा 1, ऊपर हो जाएगा 1600, नीचे हो गया 1 + 2 + 4 + 8, 8 से 12 14 15, 1600/15, 5 से गया 3 बार में, 5 से गया 5×3 = 15, 15 320/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, विकास जो है 2 टेबल को सेल करता है, ठीक है, सेम रेट पे पर टेबल, एसपी सेम है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम लोग यही किए कि एसपी सेम होगा दोनों का, पहले पे 40% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 40% का लॉस है, तो पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा दोनों का मिला के। तो पहले पे 40% का प्रॉफिट है, इसका मतलब 5 से 6, 1 मिनट क्या लिख रहे हैं हम, 5 से 7, ठीक है। दूसरे पे 40% का लॉस है, 5 से 3, ये सीपी है, ये एसपी है, एसपी सेम है, एसपी को सेम करना है, 7 है और 3 है, सेम कैसे होगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 7 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा, ठीक है। क्या होगा, ऊपर हो गया 15 से हो गया 21, और नीचे हो जाएगा 35 से 21, सीपी एसपी, तो दिक्कत है, 21 का वैल्यू दिया है 504, तुमको दोनों का सम पूछा है, ये 50 हो जाएगा, बटा 21 × 50, 7 × 21, 7 7 49, 7 2 9 72, 3 24, 24 5 120, 1200 हो गया ओवरऑल सम, समझ में आया। टीपी निकाल लिए, 15 से 21 हुआ है, 35 से 21 हुआ है, एसपी सेम हो गया दोनों तरफ। अब एक टेबल का दाम जो एसपी है 504 में बेचा था उसको, 21 का दाम 504, निकालना क्या है, दोनों सीपी का सम, ये ये प्रोडक्ट नंबर 1 है और ये 2 है, ठीक है, दोनों का सम 50 हो गया, 21 दिया है, 50 निकालना है, तो गाड़ी लोगे। चलिए, एचसीएफ ऑफ 27/50, 9/20, ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, इसका 2 तरीका होता है, मेथड 1, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो,
कर दो। 27, 27/50 है, 9/20 है, 6/25 है। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? 100। 100 से गुना करो, कितना हो गया? 54 हो गया। इसका हो जाएगा 45 और इसका हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल लो। कैसे बताया था मैंने? पहले 54 लिखो, फिर उससे छोटा 45 है। 45 में 9 × 5 है। 9 तो इसमें भी है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखो, 8 नहीं है, 3 है। 8 नहीं है, 4 भी नहीं है, तो 4 से गुना होगा। समझे? पूछा क्या है? एक सेकंड भाई। ओ, ठीक है। निकालना हम लोग को एस टी एफ है, एलसीएम नहीं। अब इनका एस सी एफ निकाल लो, सॉरी भाई। इनका एस सी एफ निकालो, कितना होगा? 9 से ये दोनों जा रहा है लेकिन ये नहीं जा रहा है, 3 होगा। 3 हो गया, एस सी एफ हो गया इनका 3। अब कितना से मल्टीप्लाई किए थे? जो कि 100 आया था, डिवाइड कर दो। फाइनल आंसर जो होगा 3/100 आंसर। मेथड 2, फ्रैक्शन टर्म का ना एस सी एफ जो होता है वो होता है एस सी एफ ऑफ न्यूमिनेटर ऊपर वाले का, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। बस खत्म। ऊपर वाले का कितना है? 27 है, 9 है, 6 है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। नीचे वाले में 50 है, 20 है, 25 है। इसका एलसीएम कितना हो गया? 100। वही किया था मैंने, बट यहाँ पे इलेबोरेट कर दिया। ये डायरेक्ट बनाओगे, एग्जाम में तुम्हें ऐसे बनाना है। दिस इज द बेस्ट मेथड। ये कह रहा है किसी काम को 55 दिन में खत्म कर देता है। ठीक है, 20 दिन काम करने के बाद एक काम को छोड़ देता है। तो 20 दिन काम करके कितना काम वो कर लिया? 4/11। यानी अगर 11 यूनिट वर्क था, 4 यूनिट ये कर लिया, 7 यूनिट वो करेगा कितना दिन में? 49 दिन में। 7 यूनिट वर्क वो कर रहा है 49 दिन में। कौन? बी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टू कंप्लीट द वर्क? देखो, तो 1 यूनिट वर्क, तो 7 यूनिट वर्क अगर 49 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 7/49 यूनिट एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम, 1/7। और ये 11 कितना है? 20 दिन में 4 यूनिट वर्क करता है, तो एक दिन में, ये बी का था, ए का, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/4। 1 मिनट, 4 या 5 होगा। 20 दिन में 4 यूनिट वर्क, तो एक दिन में 4/20, 1/5। दोनों का एक दिन का आ गया। ये समझ में आया? एफिशिएंसी आ गया। एक दिन का वर्क का मतलब क्या है? एफिशिएंसी है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? टाइम, टोटल टाइम जब दोनों एक साथ काम करेगा, ए प्लस बी। हो गया ना, टोटल वर्क तो दिया ही हुआ है। टोटल वर्क कितना था? 11 यूनिट था। और टोटल टाइम निकालने के लिए टोटल एफिशिएंसी ऐड कर लो, साथ में काम कर रहा है दोनों। 5×7 = 12, ऊपर 35, 11 × 35/12 कितना हो गया? 5×5 = 3 × 8, 385/12 आंसर हो गया। ठीक है, तो दिक्कत हुआ? मैंने क्या किया, ए इतना काम कर गया, करके चला गया। बी का एफिशिएंसी तो निकालना पड़ेगा ना भाई। तो अगर 11 यूनिट वर्क था तो 4 यूनिट ए किया, 7 यूनिट बी करेगा, कितना दिन में? 49 दिन में। तो एफिशिएंसी क्या होता है? वर्क डन पर डे। तो 7 यूनिट वर्क कर रहा है 49 दिन में, तो पर डे में कितना करेगा? 7/49 यानी 1/7 यूनिट। ये एफिशिएंसी हो गया। ए का वैसे ही निकाल लिए कि 20 दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में 4/20 यानी 1/5 यूनिट करेगा। अब दोनों साथ काम कर रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल वर्क बाई टोटल एफिशिएंसी, खत्म। एक मैन है, वो स्पेंड कर रहा है 58% ऑफ हिज इनकम। ये तो मैंने बताया हुआ है ना, ये तो वेटेड एवरेज है।
इनकम जो है वो 30% से इंक्रीज हो रहा है और एक्सपेंडिचर 25% से इंक्रीज हो रहा है। तो पूछ रहा है ये एक्स सेविंग है, ये एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 58%। यहाँ कितना हो जाएगा? 42। ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 21। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, 30 में से 25 गया, 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 23। 29 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा ये वाले का? 5 × 29/21 कैसे निकलेगा? 9×5 = 45, 5,000, 5×2 = 10 और 4 × 14 कितना आया? 21। 21 इंटू निकालना पड़ेगा भाई, साइड में कर लो यार, कोई शर्माना नहीं है। नहीं आ रहा तो शर्माना क्यों है? 7 × 7 = 7, 7×2 = 14, ज़्यादा हो जा रहा है। 6 यानी 6.9 आएगा कुछ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.9। तो यही 6.9 इसमें बढ़ेगा, ये हो जाएगा 30 + 6.9 यानी 36.9 अप्रॉक्स बन भी है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं एलिगेशन से, बहुत आसान होता है। ये तो थोड़ा टफ था, मतलब कि कैलकुलेटिव था, डेसिमल में था, इसलिए ऐसा हो गया। तो जो डायरेक्ट होता है वो तो इस तरह से बहुत इजीली निकल जाता है। प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 4,400, 4,550 में सेल करने पे जो प्रॉफिट हो रहा है, 5 गुना है। अगर लॉस, 5 गुना है जो लॉस हो रहा है अगर 3290 में बेचोगे, यहीं कहीं सीपी होगा, है ना? तो प्रॉफिट जो हो रहा है 5 टाइम्स है लॉस के। अगर ये लॉस एक्स था तो प्रॉफिट 5x हो गया। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया? ये दोनों के बीच 6x। तो वैल्यू कितना है? घटा दो दोनों को। 15 में से 9 गया 6 और 4 में से 2 गया 2। एक्स कितना हो जाएगा? 210। कुछ कह रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर 20% का प्रॉफिट है? तो सीपी निकाल लो। सीपी कितना हो जाएगा? 3290 + 210, एक्स ऐड कर देंगे। 0 9 10 0 4 5 35,000, 3500। अब 20% कितना होता है इसका? चलिए बताओ, 700। 42 आंसर। 20% प्रॉफिट करोगे इसका तो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। अनिल और करण टुगेदर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। करण और हिमांशु उसी काम को 25 दिन में करते हैं। हिमांशु और अनिल भी है, अनिल उसी काम को 50 दिन में करते हैं। कितना दिन में हिमांशु अकेले काम को करेगा? तो सिंपल, मैंने बताया था कि वर्क मान लो, इन कैल्शियम 100 ले लो। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 20 दिन में काम खत्म कर रहा है 100 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट कर रहा होगा, इसका 4 का 2, यानी A + K, K + H, H + A का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर सबको ऐड कर दें हम तो 2A + K + H नहीं आ जाएगा? तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 और 9, 5 + 4 + 2 11। A + K + H कितना आ जाएगा? 11/2। दिक्कत है? A + K का वैल्यू कितना दिया है? हिमांशु चाहिए ना, तो A + K का वैल्यू 5 दिया है। A + K का वैल्यू यहाँ 5 है। 5 + H का वैल्यू 11/2 हो गया। H कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, इधर जाएगा 10 1। ठीक है, पूछ क्या रहा है? टाइम कितना हो जाएगा? टाइम एच का हिमांशु का एफिशिएंसी निकल गया, तो टाइम कितना आ जाएगा? वर्क कितना था? 100 भाई 1/2, 200 हो जाएगा, 200 डेज। ठीक है, तो दिक्कत, हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे, उसके लिए वर्क मान लेंगे। वर्क मान लिए, वर्क मान के अलग अलग एफिशिएंसी निकला, सबको ऐड किए, तो यहाँ से A + K + H का वैल्यू आया जो कि 5 + H के बराबर है। फिर उसके बाद खत्म। नेक्स्ट। 17,000 जो है लेंट है एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट एन एनुअल रेट ऑफ 22%। 22% एक साल के लिए। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। इफ द कंपाउंडेड ऑफ द इंटरेस्ट इज डन हाफ ईयरली, कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा? अगर इसको हम हाफ ईयरली कर दें तो हाफ ईयरली का क्या मतलब होता है? हर 6 महीने पे 11% लगेगा, अगले 6 महीने पे 11%। है अभी भी एक साल ही, लेकिन अभी 11 11 महीने पे 2 बार लगेगा। इनका जो इफेक्टिव आता है वो कैसे आता था? मैंने क्या बताया था फॉर्मूला?
11 + 11 + 11 इंटू 11/100, ठीक है, ये 22 हो गया, प्लस 1.21, इसका है 22%। डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों का? 1.21% ही तो डिफरेंस है। अब देखो, तो 1.21% ही एक्स्ट्रा मिलेगा। 17,000 का 1.21% कैसे निकलेगा? बताओ, फट से बताओ। 17,000 का 1.21%, 17,000 का 1% कितना होगा? 170। 0.2% कितना होगा? 0.1% हो जाएगा 17, 0.2 हो जाएगा 34, और 0.01% कितना होगा? ये तुम्हारा 1%, ये तुम्हारा 0.2%, और ये 0.01%। अगर इन तीनों को ऐड करें तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1.1। ठीक है, अब 0.01% कितना हो जाएगा? तो 1% हो जाएगा तुम्हारा 170, 0.1 हो जाएगा 17, और 0.01 हो जाएगा 1.7। खत्म, आंसर आ गया 35। 17 35, 205, 205.7। ऐसे निकाल सकते हैं। क्यों कैलकुलेशन करना है? कुछ ट्रिक भी तो देखो, कुछ तरीका भी तो देखो जो आसानी से निपट जाए, कैलकुलेशन बच जाए, नहीं करना पड़े और आंसर भी आ जाए। तभी तो टाइम बचा पाओगे। कैसे बचेगा टाइम? एक सम है, मान लो 100 था, 3.24 टाइम्स हो जाता है अपना। 3.24 से मतलब 324 हो गया। कितने दिन में? 2 ईयर्स में। कंपाउंड इंटरेस्ट है, पूछ क्या रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो 324 हो जाता है, यानी कितना हुआ? 224% बढ़ गया 2 साल में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ऑप्शन दिया है। तो तुमको तो एकदम मुंह पे जबान पे होना चाहिए कि अगर 90 है तो 90 का कितना हो जाएगा? 90 90 80, 180 और 81, 261%। 60 का 60 दूना 120 और 36, 156%। 80 दूना 160 और 64, 224%। 75 दूना 150, मतलब 4 से 7, 4 से 7, 16 से 49। ये तो निकालना पड़ेगा। 16 कितना पड़ जाता है ये? इसको तुम गुना करके भी निकाल सकते हो। 150 यहाँ हो जाएगा, प्लस 70 × 75/100, 30 × 75, 25 × 100, कितना हो जाएगा? 75 206.25%। पूछा क्या है? 224% बढ़ रहा है, आंसर सी। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे, बाय ऑप्शन। दूसरा मेथड क्यों यूज़ करना है जब आसानी से बन रहा है यहाँ पे? तो ऑप्शन से करो ना, नहीं तो फिर बेसिक से जाओ, फिर सॉल्व करो, फिर टी निकालते रहो रूट लगा के, कोई मतलब नहीं बनता उसका। एग्ज़ाम निकालना है, पीएचडी थोड़ी करना है। मार्क प्राइस दिया है 15,400, उस पर डिस्काउंट मिल जाता है 12% का। हर्ष बार्गेन करके क्या करता है? एक और डिस्काउंट ले लेता है, और फाइनली 10,164 में खरीद लेता है। पूछ रहा है कि सेकंड डिस्काउंट कितने का था? पहला डिस्काउंट 12% का, 12% का मतलब होता है 88/100। दूसरा परसेंट डी ले लेते हैं, और बन कितना गया? 101640। ये तो सवाल था। ठीक है, ये 22/25 हो जाएगा। 25 से ये कट रहा है, कट रहा है। 25 छक 150, 4 0, 25 से कम 25, 15 25। कोई दिक्कत है? बार 16 दूना 32, 1232 हो गया। इसमें 11 से गुना करना था, 11D। निकालना क्या है? रहने देते ना, गुना क्यों करना है? डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10164 डिवाइडेड बाई 1232 × 11। 11 से कट रहा है क्या? 4 2 6 6 कट रहा है। 11 9 99, 2 11 2 22, 11 2 24। ठीक है, और कुछ कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 3 12, 3 8, 4 2 8, 4 3 12, 231, 8 3 11, 231। क्या आप यहाँ से कुछ कर सकते हैं? क्या मैंने सही काटा है? 11 से कट रहा है भाई, ये तो। 11 दूना 22 1, 11 दूना 22 8,
7 से गया 3, 7 से गया 4, यानी डी जो हो गया 3/4, यानी कि 3/4 लिख रहे हैं डिस्काउंट देकर, यानी डिस्काउंट 4 पे तो एक ही का था, जो कि 25% हुआ। समझे? ये समझ में आया? 75% मत कर देना भाई। अभी 88/100 लिखा ना हमने, हम लोगों ने 88/100 यानी कि 22/25। ये भी तो डिस्काउंट ही था, डिस्काउंट ही आया 22/25 का मतलब कि 3 हुआ, 25 में 3 यानी कि 12%। पहला डिस्काउंट था, है कि नहीं? वैसे ही आंसर क्या है? 25%। नेक्स्ट देखो, 9 लोग का, मैंने उसमें बताया था थर्ड मेथड, 9 लोग का एज 13 ईयर्स था। मदर, फादर और सन दोनों, सब लोग मिला के कितना लोग हो जाएगा? 11 लोग हो जाएगा। इनका एवरेज दिया है 20। मदर 9 साल यंगर है फादर के। व्हाट इज द एज ऑफ फादर? देखो मैंने क्या बोला था कि जो सम में जो चेंज आएगा, जो टोटल सम में जो चेंज आएगा वो निकाल लेते हैं। ये +7 बढ़ रहा है, देखो ध्यान से देखना, +2 बढ़ रहा है। टोटल सम में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा? इसमें से गुना करो, इसमें से गुना करो, कितना हो गया? 2 × 20 प्लस 9 × 7, 40 प्लस 63, 3 6 4 10। ये 103 क्यों आया? 9 से 11 हुआ, यानी 2 लोगों की वजह से। यानी इन 2 लोगों का, मदर प्लस फादर का जो एक्चुअल क्या है, एज है ना, वो उसका सम ये है। ये टोटल सम में जो चेंज आया है वो ये है। और यही सम कितना है? मदर और फादर का होगा, है ना? चेंज आया है। चेंज क्यों आया? मतलब एक्चुअल जो एडिशन हुआ है ना, यहाँ से जो निकला 103 प्लस में, है ना, जो एडिशन हुआ है वो मदर फादर का हुआ है। ठीक है? अब मदर जो है 9 ईयर यंगर देन फादर, तो x+x+9, ये 103 हो गया। फादर का x+9 हो जाएगा, 9 घटा लो, 92/2, 46 हो गया मदर। फादर हो जाएंगे, मदर का आ गया, फादर हो जाएंगे 46 और 9। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 94 होगा, 94/2 होता है 47, 47 और 9 हो जाएगा 56। कितना इजीली निकल गया, ध्यान से समझो। 9 लोगों का 13 था, 11 लोगों का 20 हो गया। ठीक है? तो 20 में क्या क्या मतलब इसका, कि अगर मेरे को कह दे कि इन 2 लोगों का बताओ कि कितना कितना वेट होगा, तो कैसे कैसे बताऊंगा मैं? 9 का 13 था, अगर 11 का भी, जो बाकी जो 2 आए उनका भी अगर 13 ही होता तो 13 ही रह जाता, लेकिन उनके आने की वजह से 11 लोगों में 7 बढ़ गया। ये समझ में आ रहा है? 11 लोगों में 7 बढ़ गया, तब ये मान के हम चलते हैं कि इन दोनों का 13 है, तो एक्चुअल सम कितना होता है? 13 × 2, उन दोनों का सम मान लेते 13 है, लेकिन एक्चुअली में 11 में कितना बढ़ा है? 7 बढ़ा है, तो 7 और बढ़ता, ये हो गया 77 और 13×2 26, 7×4 = 13 हाथ में 1, 7×2 = 10, 103। यानी मदर प्लस फादर का जो सम होगा यही होगा। एग्जैक्टली यही मैं कर रहा हूँ, बट ये करने का तरीका ये है कि 9 लोग का इतना है, 11 लोग का इतना है। ठीक है? तो टोटल सम जो आएगा, जो चेंज जो इन 9 से 11 हुआ है, जो चेंज हुआ है उसमें जो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं उनकी वजह से जो सम आएगा, उनका उनका जो सम आएगा, टोटल सम पे बात कर रहे हैं हम लोग, वो ये आएगा। ये +2 है, ये +7 था, 2 को इससे गुना करो 40 और 9 को 7 से, 63 और 40 103। यही मदर प्लस फादर का एज था। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, टोटल सम ही निकाल लो जो चेंज हुआ है। ठीक है? और उसी सम से तुमको कंडीशन दिया होगा और सॉल्व कर लो। 2 नंबर का रेशियो 3, एक 3x हो गया, एक 5x हो गया। प्रोडक्ट है 15x², उसका वैल्यू दिया है 3375। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15×2 = 30, 15×2 = 30, 15 एक्स हो गया 15। चलिए 15 का क्यूब था क्या? हाँ। सम ऑफ बोथ द नंबर्स 8 × x 120। ठीक है? तो ये क्लास ख़त्म हो गया यहाँ पे। काफ़ी अच्छे से सवाल थे इसमें, काफ़ी मेथड मैंने बताया है, कुछ कुछ नए फार्मूलाज भी हैं। आप लोग इसका नोट ज़रूर बना लेना, क्योंकि नोट्स रहेगा तो आगे रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगी। और जो भी मैं नया तरीका बता रहा हूँ जो आप लोगों को नहीं पता है, वो भी आप लोग इसे प्लीज़ नोट कर लेना, ताकि
आगे के एग्जाम में अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कम टाइम में कैसे बनाना होता है ये आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।